न वक्त की गर्दिश बदली न जमाना बदला, जब सूख गई डाली तो परिंदों ने अपना ठिकाना बदला। जी हाँ साथियों, परिस्थितियों के अनुसार यहाँ इंसान बदल जाया करते हैं। समय समय पर हर कार्य क्षेत्र के दायित्व बदल जाया करते हैं। साथियों, हमारे विश्वास के साथ लोग अपने विश्वास को इस तरीके से जोड़ देते हैं और कब छोड़ देते हैं आपको पता ही नहीं चलता। इसलिए मेरा आपसे कहना है, क्यों करते हो भरोसा गैरों पर, जब तुझे चलना ही है अपने ही पैरों पर। क्यों भरोसा करते हो गैरों पर, जब चलना है तुझे अपने पैरों पर। इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़े साथियों कि सारा कार्य क्षेत्र आपका है और सारे कार्य दायित्व का निर्वहन आपको ही करना है। कोई मददगार नहीं होने वाला है साथियों आपका। इसलिए हर कार्य क्षेत्र का बेहतर संचालन करना है साथियों आपको। आज एक बहुत ही प्यारे से लम्हे में जोड़ रहे हैं हम आपको एक छोटा सा कंटेंट और बहुत ही प्यारी सौगात आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। बहुत ही प्यारा होने वाला एपिसोड नंबर 5वां गुप्त वंश का आपके स्वागत अभिनंदन के लिए तैयार है और आपके स्क्रीन पर आपके सामने मुखातिब हो चुका है गुप्त वंश पार्ट 5 यानी एपिसोड नंबर 5वां, और जिसके अंतर्गत कुमार गुप्त के संग टाइटल लगी है प्रथम। इसका मतलब बहुत कुछ बताने के लिए काफ़ी है इतिहास कि आगे और भी नाम आएंगे कुमार गुप्त के नाम से। फिलहाल कुमार गुप्त नाम का पहला राजा हमें इतिहास में मिल चुका है, आगे और भी मिलेंगे। इस वजह से इनके आगे हमने टाइटल लगा रखी है फर्स्ट की। साथियों, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती क्योंकि हम पीछे एपिसोड में चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय करके पढ़ के आ चुके हैं। ठीक इसी तरीके से हम कुमार गुप्त को भी पार्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल ये कुमार गुप्त वो कुमार गुप्त हैं जिनको हम प्रथम नाम से जानेंगे। कुमार गुप्त प्रथम या कुमार गुप्त फर्स्ट की कहानी हमारी जुबानी अब आपके स्क्रीन पर साझा की जाएगी। साथियों, पूरे मन से शिद्दत से लेने का प्रयास करें, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप जहां गुप्त वंश को लगातार देखते आ रहे हैं, श्री गुप्त, घटोत्कच, आप समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त, ऐसी कहानी को आप लेते चले आए हैं। साथियों, यहाँ से आपको एक सीक्वेंस मिल रहा है, एक बल मिल रहा है। हम अभी इसके ठीक पहले विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय की कहानी पढ़ करके आ चुके हैं। यहाँ तक तो आपको बिल्कुल अस्पष्ट है, पूरा पृष्ठभूमि सजाया जा चुका है। और अब चंद्रगुप्त द्वितीय की संतान की बात करेंगे हम। देखिएगा, हम थोड़ी सी बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पिछला रिकैप दे चुके हैं या दे रहे हैं, मान के चलिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य कहा गया, जिनकी शादी होती है किससे? ध्रुव देवी से, यानी इनकी पत्नी का नाम है ध्रुव देवी। ध्रुव देवी वही ध्रुव देवी जो कभी इनके भाई की पत्नी हुआ करती थी, रामगुप्त की। कहानी आपको मज़ेदार लगी होगी। इन्होंने अपनी भाभी से शादी किया, रामगुप्त को मारना पड़ा इन्हें, क्योंकि रामगुप्त ने अपनी पत्नी यानी ध्रुव देवी को शकों को देने का निर्णय कर लिया था, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय को अच्छा नहीं लगा। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसी मौके का फायदा उठा करके, ध्रुव देवी बहुत ही खूबसूरत थी और उसे लगा कि हमारे भाई के बस की बात नहीं है कि सत्ता का संचालन करे, और क्योंकि जब ये अपनी पत्नी को ही देने को तैयार हो गया है अपने जान की बचाव के लिए, तो फिर आगे आना पड़ा और ये जाकर के शकों के राजा को मारता है और इस साथ ही साथ रामगुप्त की भी हत्या करके ध्रुव देवी से शादी करता है। और ध्रुव देवी चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली पत्नी बनती है और इन्हीं का पुत्र होता है कौन? कुमार गुप्त। पिता और माता से आप वाकिफ हो चुके हैं। अब साथियों, कुमार गुप्त के पिता का नाम पूछा जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय बताना है, कुमार गुप्त की माता का नाम पूछा जाए तो ध्रुव देवी बताना है। नो डाउट, यहाँ तक तो क्लियर है मामला। अब आप सोचेंगे सर ये कब शुरू हुई, कब की ये बातें हैं, कब की ये कहानी है जो आप बताए जा रहे हैं? तो साथियों देखिएगा, ये कहानी है तब की जब 415 ईस्वी में सिंहासन पर बैठता है कुमार गुप्त और अपने सिंहासन के बागडोर को संचालित करेगा 455 ईस्वी तक। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है साथियों, लगभग 40 वर्षों का ये कार्यकाल है, 40 वर्षों का। इसीलिए जब भी एग्जामिनर पूछे गुप्त वंश का दीर्घकालीन राजा कौन था, दीर्घकालीन राजा कौन था, तो आपके स्क्रीन पर आ चुका है कुमार गुप्त। वाकई में कुमार गुप्त गुप्त वंश का सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला राजा बना था। और ये प्रश्न आपके एग्जामिनर महोदय आपसे पूछ सकते हैं। दीर्घकालीन राजा है और जब लंबे समय तक कोई शासन प्रशासन को संभालेगा तो सबसे ज़्यादा अभिलेख तो उसी के मिलेंगे ना साथियों। ये भी याद करना आसान हो जाएगा,
सर्वाधिक अभिलेख किसके प्राप्त हुए हैं? अगर बात आए कि गुप्त वंश की बात मैं कर रहा हूँ, सर्वाधिक अभिलेख गुप्त वंश में किसके प्राप्त हुए हैं, तो इसी महान सम्राट के कुमारगुप्त के। कुल मिला के कितने अभिलेख हमें प्राप्त हो चुके हैं? 18 अभिलेख अभी तक प्राप्त किए जा चुके हैं कुमारगुप्त से संबंधित, देखिएगा। और सर्वाधिक सिक्कों के प्रकार भी, सर्वाधिक सिक्कों के प्रकार भी गुप्त काल के अगर किसी राजा के मिले हैं, सिक्कों के प्रकार की बात कर रहा हूँ, टाइप्स की बात कर रहा हूँ, तो 14 प्रकार के सिक्के प्राप्त किए जा चुके हैं। ये चीज़ मान के चलें। जब किसी शासन सत्ता का, देखिए यहाँ से बहुत कुछ चीज़ें आप समझ सकते हैं। अगर हम कई प्रकार के सिक्कों का संचालन करें, अर्थात कहने का मतलब हुआ अगर हम कई प्रकार के वस्त्रों को धारण करें तो दो बातें हो सकती हैं। एक तो मैं धनवान हो सकता हूँ, दूसरी बात ये कि मुझे कपड़े समझ में नहीं आ रहे, तीसरी बात ये कि मैं बहुत ही सस्ता कपड़ा पहनता हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं है, जो लेता हूँ कल खराब हो जाते हैं। कई पैमाने होते हैं ना, तो इनके भी अलग अलग पैमाने निकलेंगे। अभी आपको साथियों पूरा समझ में आएगा कि गुप्त वंश का, कुमारगुप्त का इतना बड़ा शासनकाल गुप्त वंश को कैसे गर्त में ले जाएगा, कैसे हमारी सोने की चिड़िया को डगमगा देगा, कैसे एक भरे भरे भूरे समाज को, समाज की नींव को हिला देगा। ये बात समझिएगा, ऐसा नहीं है। दूसरी बात और समझते रहिएगा, मैं इस महान सम्राट की बात इस तरीके से कर रहा हूं, देखिएगा। जिनके पिता विक्रमादित्य, जिनके पिता ने अपने साम्राज्य का बहुत बेहतर विस्तार किया, जिनके पिता का शासनकाल गुप्त वंश के युग में स्वर्ण युग के नाम से जाना गया, जिनके पिता ने अद्भुत साम्राज्य का विस्तार किया, जिनके पिता के शासनकाल को फायान नामक चीनी यात्री ने अपने लहजों में सजाने का प्रयास किया, जिसने कहा कि उस समय भारत एक सोने की चिड़िया थी। वाकई में उस समय भारत में कोई भी गरीब नहीं था, किसी के घर में ताले नहीं थे, मदिरा की दुकान नहीं थी, कोई शराब का सेवन नहीं करता था। वो समाज था किसका? इनके ठीक पिता चंद्रगुप्त द्वितीय। अब जिनके पुत्र हैं कुमारगुप्त, अपने पिता से विरासत में देखो क्या पा रहे हैं, एक सजा धजा समाज पा रहे हैं, एक वैभव पा रहे हैं। अब कुमारगुप्त को करना क्या है? या तो उस वैभव को समाप्त करे, उसे खा पी करके नष्ट करे, निरंकुश हो जाए, या तो फिर उस समाज को, उस साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास करे, या फिर उसको वहीं स्थिर रखे। समझना, इतिहासकारों का अलग अलग दृष्टिकोण रहा है। तो हमारे एग्जामिनर महोदय भी ऐसे ही मुखातिब होते हैं साथियों। ये मौखिक जो बोल रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। वो प्रश्न करेंगे कि निम्न में से कौन से गुप्त साम्राज्य में, यानी कौन से गुप्त वंश का कौन गुप्त वंश के राजन ने या गुप्त वंश के किस राजा ने अपने साम्राज्य का ना ही विस्तार किया, ना ही उसको गिरने दिया? तो ये राजा थे कुमारगुप्त। ये अपने पिता की दी हुई विरासत को ना तो सुई की नोक भर बढ़ाया है और ना ही सुई की नोक भर घटाया है, यानी विरासत वही रही है। लेकिन हाँ, दूसरे लहजे में अगर ये बात की जाए कि किस शासन काल में गुप्त वंश गिरावट पे आया, किसके शासन काल के बाद गुप्त वंश खत्म होने के कगार पर आता है, यानी उसमें काफ़ी गिरावट आती है, वो थे कुमारगुप्त। यानी इनके कुछ ना कुछ इनके अंदर कमियां जरूर रही हैं साथियों। एक लंबे दीर्घकालीन राजा या तो बहुत ही बेहतर काम करके जाएगा, या तो फिर अपनी थकान को पूरी दुनिया को बता कर चला जाएगा कि मैं अब बूढ़ा हूँ और मेरे साथ से मेरी ताकत अब मेरे समाज के साथ नहीं, लेकिन मैं राजा बना रहूँगा। ऐसे उद्देश्य के साथ शायद कुमारगुप्त जुड़े रहे हों। कहानी समझ रहे हैं आप साथियों, लंबे समय का राजा है, सबसे ज़्यादा अभिलेख मिले हैं और सर्वाधिक सिक्कों के प्रकार इसी के शासनकाल में मिले हैं। समझते रहिएगा। अब देखिएगा, मैं आपके एग्जामिनर के पूछे गए सवालों को बताना चाहता हूं आपको, और आपको भी इन सवालों को बहुत ही ध्यान से सुनना होगा। उपाधियों की बात करें, उपाधि देखिए, इन्हें किसकी उपाधि मिली है? महेंद्रदित्य की उपाधि, महेंद्रदित्य की उपाधि, शक्रदित्य की उपाधि, शक्रदित्य या शक्रादित्य की उपाधि इन्हें मिली है। परम भागवत की उपाधि मिली है, परम भागवत की उपाधि इन्होंने धारण किया है। और व्याघ्र पराक्रम की उपाधि इन्हें मिली है, यानी ताकत क्षमता भरपूर थी। ऐसा नहीं था कि कुमारगुप्त कोई ऐसे शासक थे मामूली, नहीं, कुमारगुप्त भी एक बहुत ही बड़े साम्राज्य के मालिक थे और कोई ऐसे राजा नहीं बनता साथियों। कुछ इतिहासकारों का मानना है इनके एक भाई थे जिनका नाम था गोविंद गुप्त। गोविंद गुप्त, देखिएगा कहानी समझिएगा। गोविंद गुप्त कौन है? इनके भाई हैं। ये विदिशा के गवर्नर हुआ करते थे उस समय। विदिशा
विदिशा के क्या थे, ये गवर्नर हुआ करते थे। लेकिन एक इतिहासकार हैं भंडारकर साहब, इनकी भी बात करेंगे हम। देखिएगा साथियों, मेरे कहने का तात्पर्य समझिएगा, राजा कोई ऐसे नहीं बनता है। हाँ, इतना पता है कि जो परिवार का सबसे बड़ा पुत्र होगा ना, उसे उत्तराधिकारी के रूप में चुनने का एक प्राविधान था, एक नियम थी, एक संकल्पना थी। लेकिन अगर पिता चाहेगा ना, तो जिस पुत्र को चाहेगा उसे सब कुछ देकर चला जाएगा। पिता अगर चाहेगा तो बहुत कुछ देकर जा सकता है। आप सोच सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बनता है, लेकिन इसका बड़ा भाई रामगुप्त था। रामगुप्त को मानना पड़ता है। किसे? चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो इतिहास जाने, क्योंकि हर पन्ने तो लिखे नहीं गए, हर टॉपिक पर बातें कही नहीं गई। हो सकता है मे बी यहाँ भी ऐसा कुछ करना पड़ा हो। भंडारकर साहब कहते हैं, यानी एक इतिहासकार ऐसे हैं जो इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि गोविंद गुप्त केवल विदिशा का गवर्नर था। इनका कहना नहीं बाबा, ये केवल विदिशा का गवर्नर नहीं था, गोविंद गुप्त इनका बड़ा भाई था। किसका? कुमार गुप्त का बड़ा भाई था। अब देखो इतिहासकार को ये अलग अलग पन्नों को अलग अलग तरीके से दे रहे हैं, और हमारे एग्जामिनर महोदय को बहुत बड़ा क्षेत्र मिल जाता है प्रश्न पूछने का। अब वो पूछेंगे ना आपसे, किसने कहा कि गोविंद गुप्त कुमार गुप्त से बड़ा था? किसने कहा कि गोविंद गुप्त राजा बना? भंडारकर साहब का ये मानना है, इनका ये कहना है कि गोविंद जो गुप्त है ये कुमार गुप्त का बड़ा भाई है, और बड़ा भाई होने के कारण ये पहला उत्तराधिकारी है। परंतु उत्तराधिकारी के रूप में कुमार गुप्त और गोविंद गुप्त के बीच में आपसी संघर्ष होगा, क्योंकि राजा इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि राजा इस सबसे लंबे समय तक का है। ये माना जाता है। भंडारकर साहब कहते हैं कि गोविंद गुप्त और कुमार गुप्त के बीच में सत्ता संग्राम हुआ है, और जिसके इस संग्राम में गोविंद गुप्त को पराजय खानी पड़ी या पराजय का मुंह देखना पड़ा, और जिसकी वजह से कुमार गुप्त फिर सिंहासन संभालता है और 415 ईस्वी से लगा करके ये मामला 455 तक पहुंचाने का कार्य करता है। जी हाँ साथियों, तो हम कुमार गुप्त के महत्वपूर्ण लम्हों को जान रहे हैं साथियों, और बहुत ही प्यारी सी कहानी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। इतिहास के झरोखे का एक बहुत प्यारा सा आईना, एक बहुत प्यारा सा चित्र आपके सामने दिखा रहे हैं। अब देखिएगा, यहाँ तक की बातें हो जाने के बाद अब हम सीधी बात करेंगे स्रोतों की। देखिएगा, स्रोतों की बात करें, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, सबको ध्यान से सुनते रहिएगा। ये तो एक लाइन टू लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट मैं अंकित करता हूँ। फिलहाल चीज़ों को बताने से मैं कतई चूकता भी नहीं हूँ। मैंने आपसे कहा कि कभी पूछा जाए कि गुप्त वंश के किसके शासनकाल में, किस राजा के शासनकाल में गुप्त वंश गिरावट की दशा पर पहुँचता है? कुमार गुप्त। किस राजा ने गुप्त वंश में सर्वाधिक शासन किया? कुमार गुप्त प्रथम ने। इन प्रश्नों को तो मैंने कहीं लिखा नहीं ना साथियों, लेकिन बोला है मैंने, मौखिक रूप से बोला है। इसलिए कहानी को सुनिएगा, पूरी क्लास को जाया मत होने दीजिएगा, हर कहानी को बहुत ही मनोवेग से लीजिएगा। चीज़ें इसलिए मैं आपको स्पष्ट करके देना चाहता हूँ। देखिएगा, स्रोतों की बात आए तो कम नहीं है स्रोत। देखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे कहा 18 अभिलेख हैं साथियों, 18 अभिलेख हैं और 14 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। 14 प्रकार की मुद्रा, ये अपने आप में अद्भुत है, ये बताने के लिए कि कितने स्रोत हमारे पास हैं। 14 प्रकार की मुद्राएं मिल जाएं, और उसमें कुमार गुप्त, कहीं महेंद्रदित्य, कहीं शक्रदित्य, कहीं परम भागवत, ऐसे करके लिखा मिले तो इससे पता चल जाएगा ना साथियों इतिहासकारों को कि अगर महेंद्रदित्य लिखा है, इसका मतलब कुमार गुप्त ने संचालित किया था, क्योंकि उसको ये उपाधि मिली हुई थी। तो इन चीज़ों का एक जखीरा, एक बंडल हमें मिल रहा है। इतने बड़े क्षेत्र में हम चीज़ें देख पा रहे हैं। 14 प्रकार की मुद्राएं हैं। मुद्राओं का प्रकार कैसा रहा आगे चर्चा होगी, लेकिन हम देखिए 18 अभिलेखों की बात करते हैं। इन अभिलेखों में से कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों की चर्चा होगी। इन 18 अभिलेखों में देखिएगा, इसकी बात छोड़ देते हैं साथियों। इन 18 अभिलेखों में हम बात करेंगे ताम्र अभिलेख, यानी कुछ अभिलेख ताम्र वाले हैं और कुछ अभिलेख प्रस्तर वाले हैं। प्रस्तर अभिलेख, देखिएगा सारी बातें इंपॉर्टेंट कर रहा हूं। ताम्र अभिलेख, ये जो लिखेंगे ये ताम्र अभिलेख हैं। इसमें जैसे आ जाएगा आपका धनदेह अभिलेख। कैसा अभिलेख है ये? धनदेह एक ताम्र अभिलेख है साथियों। तो धनदेह का ताम्र अभिलेख। आगे देखिएगा, दूसरी बात दामोदर का ताम्र अभिलेख या दामोदर ताम्र अभिलेख। तीसरा बैग्राम ताम्र अभिलेख। ये सब ताम्र अभिलेख है साथियों, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है।
ऐसे ही प्रश्न बन सकता है कि कौन सा कैसा अभिलेख है, ताम्र है कि प्रस्तर है, निम्न में से कौन सा अभिलेख प्रस्तर अभिलेख नहीं है, पाषाण पर नहीं उकेरा गया है, कौन से अभिलेख को पत्थर पर नहीं सजाया गया है। ऐसे प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं। फिलहाल यहाँ देखिए, हमारे दायित्व का क्षेत्र देखिएगा, हम कह रहे हैं कि हमारे पास अभिलेख में स्रोतों में बहुत कुछ मिल रहा है कुमार गुप्त को लेकर के। कुमार गुप्त के लिए स्रोत हम लेकर के आए 18 अभिलेखों की। उन 18 अभिलेखों में कुछ अभिलेख ताम्र पर उकेरे गए हैं, यानी ताम्र पात्र पर लिखे गए हैं, यानी तांबे पर लिखे गए हैं, और उसमें है धनदेह अभिलेख और दामोदर और वैग्राम ताम्र अभिलेख। इन अभिलेखों की विशेषता क्या है, इनमें किस चीज़ का जिक्र किया, देखिएगा इसमें जिक्र किया गया है भूमिदान का। इन अभिलेखों में जिक्र किया गया है कि भूमिदान, यानी इससे यह पता चलेगा कि उस समय लोग भूमि का दान किया करते थे। अद्भुत बात आपको ये लगेगी कि धनदेह अभिलेख में कर्ज लेकर भूमि को दान दिया गया है, कर्ज लेकर भूमि दान देने की बात कही गई, भूमि दान देने की बात की गई है, कर्ज लेकर। क्या पता चलेगा बताना, अगर मैं कर्ज लेकर किसी को दान दूं तो इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि दान का तो महत्व है, दान का महत्व है, साथ ही साथ सामाजिक प्रतिष्ठा में गिरावट आना शुरू हो गई है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास क्षमता नहीं है, लेकिन फिर भी हम मजबूर हैं उस दान जैसी प्रक्रिया को संपादित करने के लिए। साथियों, मेरे पास पैसा ना हो, मेरे पास धन ना हो, मेरे पास बल ना हो, लेकिन फिर भी मैं इस कदर मजबूर हूं कि मुझे कुछ ना कुछ आपको देना पड़े। इसका मतलब हुआ कहीं ना कहीं मेरे पीछे मेरी मजबूरी। उस समाज के आने वाले इतिहासकार इस बात को परखेंगे और समझेंगे और हमारे सामने रखने का प्रयास करेंगे। कुछ यही सजावट रही है हमारे इतिहास की। साथियों देखिएगा, तो कर्ज लेकर भूमि के दान देने की बात की गई है, यहाँ भूमि दान की बात की गई है। तो इन महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में आप समझ रहे हैं। साथियों, ये अभिलेख किससे संबंधित हैं? कुमार गुप्त से संबंधित हैं। ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न एग्जामिनर आपसे बना सकते हैं। आगे देखिएगा, अगर हम प्रस्तर अभिलेखों की बात करें तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख आपको दे रहा हूँ, बिलसड़ अभिलेख। बहुत बार ये अभिलेख पूछा गया है, बिलसड़ अभिलेख। बिलसड़ अभिलेख ये आपको मिलेगा एटा में, पत्थर पर उकेरा गया है। आपको पता है एटा कहाँ है, तो बिलसड़ अभिलेख एटा में मिलेगा आपको। यहाँ देखिए क्या क्या मिलेगा इस अभिलेख में। यहाँ मिल रहा है गुप्त वंश की वंशावली, गुप्त वंश की वंशावली, यानी कौन कौन से राजा ने शासन किया, किस प्रकार शासन प्रणाली रही। तो गुप्त वंश की वंशावली देखनी है तो बिलसड़ अभिलेख को देखेंगे और वहाँ से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि पढ़ना भी आसान है। ये सारी लिपियाँ संस्कृत में है, ब्राह्मी लिपि में लिखी गई हैं, संस्कृत भाषा है, ब्राह्मी लिपि है इसकी, तो आसान रहा है लोगों के लिए। आगे देखिएगा, गुप्त वंश की वंशावली बिलसड़ अभिलेख में मिली है। और देखिएगा इसमें एक बात कही गई है, ध्रुव शर्मा नाम के एक ध्रुव शर्मा नाम के ब्राह्मण थे, जिन्होंने कार्तिकेय मंदिर की स्थापना की, कार्तिकेय मंदिर की स्थापना की। हाल फिलहाल मैं आपको जानकारी दूं कि बिलसड़ अभिलेख को, यानी इस जगह को संरक्षित किया जा चुका है। वहाँ खुदाई चल रही है और उस पर कार्य क्षेत्र को और पता लगाने के लिए काम किया जा रहा है। वहाँ देखा गया है कि पिलर मिले हैं, पिलर, और उस पिलर से आंकड़ा लगाया गया कि इस पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई मंदिर था, और वो मंदिर वाकई में किसका था? कार्तिकेय का। और कार्तिकेय किससे संबंधित हैं? तो शैव धर्म से संबंधित है। अब बताना कितनी बातों को आप समझ पाए। मैं तो समझ चुका। किसी के साक्ष्य में, किसी के अभिलेख में, किसी के समय में, किसी के काल में, यानी एक ऐसा राजा जिसके काल में इनकी मंदिर बनाई जाए, इनके समाज में रहने वाले, यानी इनके दरबार में रहने वाले ध्रुव शर्मा जी के द्वारा इस कार्यक्षेत्र का संपादन किया जाए, तो पक्की बात मैं समझ जाऊंगा कि ये जो राजा है ये शैव धर्म को मानने वाला था। पक्की बात है। इसे परम भागवत की उपाधि मिली है, अतः मैं इसे कह भी सकता हूं कि ये वैष्णव धर्म का भी अनुयायी था, यानी शैव धर्म को भी मानता था और वैष्णव धर्म को भी मानता था। साफ साफ शब्दों में कह दो, हिंदुत्ववादी था ये, है ना। यहाँ तक की बातें तो हम जान ही जाएंगे, क्योंकि इन चीज़ों को देखेंगे, इन आंकड़ों को समझेंगे तो बहुत कुछ चीज़ें हमारे सामने क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ तक की बातें आप समझ पाए साथी कि हम कुमार गुप्त को कहाँ से लेकर के इसके इतिहास को किस तरीके से ले रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये मान चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा साथियों, जहाँ एक बहुत ही बेहतर कंटेंट आपके साथ जोड़ रखा हूँ। हम कुमार गुप्त के महत्वपूर्ण साक्ष्यों की बात कर रहे हैं। वाकई में कुमार गुप्त इतने समय तक राजा रहे तो अभिलेखों को छोड़ आए हैं। तमाम प्रकार के ऐसे अभिलेख हमें दे गए हैं कि जिनके माध्यम से हम उनके कार्यकाल को बेहतर ढंग से आंक रहे हैं, आंकलित कर रहे हैं कि उस समय हमारा भारत कैसा था,
कौन से अभिलेख कौन सी गवाही देते हैं, बस यही हमारे एग्जामिनर महोदय हमसे पूछते हैं। बाकी कुछ इतने पुराने इतिहास काल में कोई ऐसी प्रेम कहानी आपको नहीं मिलेगी जिसको आप ढूंढ रहे हैं। साथियों इंतजार करिएगा, आने वाले इतिहास जितने करीब हम आपके पहुंचेंगे ना, 415 अभी 455 ईस्वी भी चल रहे हैं, थोड़ा सा और करीब आने दीजिए, फिर देखिएगा इतिहास कितना ज़्यादा आनंददायक होगा और कितना सजा धजा होगा। फिलहाल यहाँ हमारे पास प्रमाण कम होते हैं, इसलिए हम थोड़े से शब्दावलियों को कम ला पाते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रमाण कम है, साक्ष्य कम है, इसलिए चीज़ों को बता पाना उतना आसान भी नहीं है। तो कुमारगुप्त प्रथम के बारे में स्रोतों पर चर्चा चल रही थी, इसी चर्चा में हम साथ लेंगे। एक है मनुवर अभिलेख, मनकुंवर अभिलेख, साथियों मनुवर नहीं, मनकुंवर अभिलेख, जो कि आपको प्रयागराज में मिलेगा। मनकुंवर अभिलेख प्रयागराज में मिलेगा। इसमें कुमारगुप्त के शासन प्रशासन की बात कही गई है, शासन प्रशासन की बात कही गई है। देखिएगा, हर बातों को इंगित करूं, इससे आपका समय बचेगा। तो शासन प्रशासन की बात कही गई है, इसका मतलब ये हुआ कि कुमारगुप्त के बारे में यहाँ जिक्र है। मनकुंवर अभिलेख जो कि प्रयागराज में मिला, देखो कितनी बातें समझ में। प्रयागराज में कोई अभिलेख मिल जाए, मेरे नाम का कोई चिन्हांकन मिले, तो पक्की बात आप समझ जाना साथियों, ये राजा का शासन यहाँ तक था, प्रयागराज इसके हिस्से में रहा होगा। इतिहासकार ऐसी बातों को ही आंकलित करके हमारे सामने प्रेषित करते हैं। अब हुआ क्या, मनकुंवर अभिलेख प्रयागराज, इसमें शासन प्रशासन की बात कही गई। आगे देखिएगा, एक गढ़वा अभिलेख है, गढ़वा अभिलेख, ये भी आपको प्रयागराज में ही मिलेगा। यहाँ इनके वित्तीय कोष की बात कही गई है। वित्तीय कोष का मतलब उस समय के शासन प्रशासन में धन संपदा कैसी थी। उन्होंने कहा है, इस अभिलेख में बोला भी गया है कि ताम्र और फिर आपके रजत और स्वर्ण, इन तमाम प्रकार की मुद्राओं का संचालन किया गया था, तमाम प्रकार की मुद्राओं का संचालन किया गया था। परंतु यहाँ यह भी बात कही गई है कि ये ऐसी मुद्राएं थी जो स्वर्ण मुद्रा थी, कहीं किसी पर चांदी का लेप था, कहीं किसी पर पीतल का लेप था। इसका मतलब ये हुआ कि मुद्राएं वजनी थी, यानी उनका वजन ज़्यादा था लेकिन क्वालिटी कम थी। वजन ज़्यादा है और क्वालिटी कम है, समझ रहे हमारी बात। जैसे दूध में पानी डाल करके आपको कोई बेच दे, तो मान के चलना उसकी मात्रा तो ज़्यादा होगी लेकिन क्वालिटी उसकी क्या होगी, कम होगी। तो इससे यह पता चलता है कि कुमारगुप्त का शासन प्रशासन अब ढीला पड़ रहा था धीरे धीरे, और इसलिए मुद्राओं का वजन बढ़ रहा था। उस पर दिखावटी के रूप में शुद्ध सोना ना होकर के अशुद्ध सोने की बात कही गई है। तो ये था वित्तीय कोष की बात, गढ़वा अभिलेख से आपको प्राप्त होगा। कुछ साक्ष्य मिलेंगे, चीज़ों की जानकारी आपको मैं अवगत कराता चलूँगा। साथियों पकड़ते रहिएगा हर बात को। तीसरी बात देखिएगा, एक है उदयगिरी अभिलेख। उदयगिरी अभिलेख, पहली बात समझना, अच्छा मैं ये सब चीज़ें क्यों लिख रहा हूँ, एग्जामिनर यहीं से प्रश्न कर लेगा, ये अभिलेख किससे संबंधित है, ये अभिलेख किससे संबंधित है, ये अभिलेख किससे संबंधित है, सब कुमारगुप्त से संबंधित है। इतनी बातों को आप जरूर समझें साथियों। उदयगिरी जो अभिलेख है, उदयगिरी अभिलेख, यहाँ पर आपको जिक्र मिलेगा एक शंकर नाम के व्यक्ति ने, शंकर नाम के व्यक्ति ने, ये शंकर नाम का है व्यक्ति, यानी एक शंकर नाम के व्यक्ति ने पार्श्वनाथ की मंदिर बनवाई है। पार्श्वनाथ की मंदिर, ये इसकी स्थापना करता है। देखिएगा, उदयगिरी अभिलेख कहता है कि कुमारगुप्त के राज दरबार में एक शंकर नाम का व्यक्ति रहा करता था। कुमारगुप्त के दरबार में एक शंकर नाम का व्यक्ति रहा करता था, और उस व्यक्ति ने पार्श्वनाथ के मंदिर की स्थापना की, पार्श्वनाथ के मंदिर की स्थापना की। साथियों आगे समझिएगा, मैं और कुछ बताऊंगा आपको इससे पहले। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बिलसड़ अभिलेख की बात की थी, बिलसड़ अभिलेख, और हमने कहा था यहाँ एक ध्रुव शर्मा नाम का व्यक्ति रहता था, यानी ध्रुव शर्मा नाम के एक व्यक्ति थे, ब्राह्मण थे। इन्होंने कार्तिकेय का मंदिर बनवाया था, कार्तिकेय के मंदिर की स्थापना की थी। हुआ ना, थोड़ी देर पहले यही तो बात हुई थी। उदयगिरी का अभिलेख ये कहता है, बिलसड़ का अभिलेख ये कहता है। तीसरी बात समझिएगा, यहीं पर सांची का स्तूप, सांची का स्तूप समझ रहे हैं, जो बौद्धों को समर्पित है, सांची का स्तूप, ये जो अभिलेख है इसमें गवाही मिलती है हरिस्वामिनी नाम की एक बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भिक्षुणी कह सकते हैं, भिक्षुणी को हरिस्वामिनी नाम की एक बौद्ध भिक्षुणी हुआ करती थी, उसको दान देने की बात कही गई है, दान देने की बात कही गई है, यानी उसे दान दिया गया है। समझिएगा, मैं 3 महत्वपूर्ण साक्ष्य आपके सामने क्यों रख रहा हूं। उस समय के राजा के क्रियाकलाप तथा उस समाज के कार्य दायित्व के संचालन
में जो भी प्रक्रिया थी मैं उसको बताना चाहता हूँ साथियों। समझिएगा, ये 3 महत्वपूर्ण साक्ष्य आपके स्क्रीन पर साझा कर चुका हूँ। पहला साक्ष्य उदयगिरी का अभिलेख, जो ये कहता है कि इनके दरबार में एक शंकर नाम का व्यक्ति रहा करता था, उसने पार्श्वनाथ के मंदिर की स्थापना की। क्या अपने मन से किया होगा? नहीं, राजा है भाई, राजा से राय लेगी, राजा राय देगा और राजा के राय यानी राजा के दिए गए आदेश से भी ये काम होगा, आपको पता है पूरी तरीके से। बिलसल अभिलेख ये कहता है कि ध्रुव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे जो कहाँ रहते थे? कुमारगुप्त के दरबार में। उन्होंने कार्तिकेय का मंदिर बनवाया। अपने मन से बनवाया क्या? नहीं, आपको पता है राजा ने ये आदेश दिया होगा। आगे देखिएगा, सांची का स्तूप है, हरिस्वामी नाम की बौद्ध भिक्षुणी है, इसको कुमारगुप्त के समाज में दान देने की बात कही गई है। यानी कुमारगुप्त का साम्राज्य इस तरीके से चल रहा था कि लोग इसको दान दे रहे थे। किसको? बौद्ध भिक्षुणी को। क्या पता चला, क्या निष्कर्ष निकाले आप साथियों? समझिएगा, हम निकाल चुके हैं। यह जैन धर्म से संबंधित है, यह शैव धर्म से संबंधित है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। लीजिए, और हमारा राजा शैव धर्म से संबंधित है, हमारा राजा शैव धर्म से संबंधित, हमारा राजा वैष्णव धर्म से संबंधित, हमारा राजा हिंदुत्ववादी है। लेकिन देखिए उसका समाज कैसा सजा है। हर धर्म का सम्मान है साथियों, हर धर्म का। जैन धर्म का सम्मान है, बौद्ध धर्म का सम्मान मिलता है, शैव धर्म का सम्मान मिलता है। इसका मतलब राजा का कोई भी धर्म हो, लेकिन राजा के लिए समाज का हर एक धर्म सर्वोच्च था, हर एक धर्म का आदर और सम्मान था। समझ गए ना साथियों? इस तरीके के प्रश्नों का सामना हो सकता है आपसे। देखिएगा, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। मैं एक बहुत ही लास्ट या कह सकते हैं महत्वपूर्ण अभिलेख की चर्चा करूंगा बस, मंदसौर अभिलेख। ये जो मंदसौर अभिलेख है आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में यहाँ देखिएगा, गुप्त वंश के पतन की बात कही गई है। गुप्त वंश के पतन पर चर्चा हुई है। यहाँ बताया गया है कि लाट प्रदेश, ये सारी चीज़ यहाँ लिखी गई है साथियों। मंदसौर जो अभिलेख है उसमें इन चीज़ों को लिखा गया है। वहाँ क्या लिखा गया है कि लाट प्रदेश, जो कि उस समय कहाँ हुआ करता था? गुजरात में। लाट प्रदेश से कौन चले हैं? रेशम बुनकर, यानी रेशम को बुनने वाले, रेशम के कारीगर थे, रेशम बुनकर की श्रेणी थी। यानी इस कार्य दायित्व को संपादित करने वाला एक बहुत बड़ा मोहल्ला रहा होगा साथियों, बहुत बड़े संगठन रहे होंगे। और ये क्या करते हैं, ये यहाँ रहा करते थे, लेकिन होता क्या है, कुछ विषम परिस्थितियों की वजह से ये मंदसौर के लिए रवाना हो जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मंदसौर चले जाते हैं। क्यों? इससे क्या सिद्ध करोगे बताना जरा। अगर हमें पलायन करना पड़ जाए, हम एक बहुत बड़े कारीगर हों, उत्तर प्रदेश में रह रहे हों, और हमारी स्थिति कुछ इस तरीके आ जाए कि हमारे कार्य दायित्व का कोई मतलब ही ना लिया जाए, हमारे कार्य क्षेत्र का कोई बेहतर उपयोग ही ना हो, उससे कोई लाभ ही हमें ना प्राप्त हो, तो इसका मतलब हुआ एक दिन हम इस यूपी को छोड़ करके किसी अन्य राज्य की तरफ अपना रुख कर लेंगे। और जब हमारे इतिहासकार हमारी इस कहानी को पढ़ेंगे तो वो जरूर कहेंगे कि 2023 का समय ऐसा था, जो भी राजा रहा हो उस समय शासन प्रशासन ऐसा रहा होगा कि इस व्यक्ति को मजबूरन, पूरी श्रेणी को मजबूर होकर के पलायन करना पड़ा। आप सुनते हैं ना कि कहीं भी दंगा फसाद होता है तो लोग पलायन कर जाते हैं। इससे उस समाज की, उस समय की स्थिति पता चलती है कि शासन प्रशासन कैसा रहा हो, कि लोगों को भागना पड़ जाए घर द्वार छोड़ करके। इससे सिद्ध होता है कि शासन प्रशासन ढीलापन रहा होगा। ये इतिहास गवाह है, इतिहास का ये प्रमाण साक्षी है। ये बताने के लिए आपके सामने मुखातिब है कि गुप्त वंश के पतन का यहाँ से कारण दिखाई पड़ता है। यहाँ पता चलता है कि ऐसा कुछ दिक्कतें आई होंगी इनके साथ। इसका मतलब हुआ कि उस समय राज्य के प्रशासन में समस्या आई, राज्य की आर्थिक स्थिति में गिरावट आई। इससे बुनकरों को पर्याप्त लाभ नहीं मिला होगा, इसलिए बुनकर भगे। तो गुजरात में गिरावट आना, इसका मतलब इसके प्रदेश में गिरावट आना है। और ये भाग करके कहाँ जा रहे हैं? मंदसौर जा रहे हैं, मध्य प्रदेश की तरफ रवाना हो रहे हैं। इसका मतलब हुआ अपनी राजधानी की तरफ खींच रहे हैं। तो पक्की बात है कि हर जगह अब धीरे धीरे पतन की तरफ बढ़ रहा था हमारा गुप्त वंश साथियों। इसलिए हमने आपसे कहा कि गुप्त वंश का पतन का कारण कुमारगुप्त नहीं है, लेकिन इतना है जरूर कि कुमारगुप्त के शासन प्रशासन काल में ही गुप्त वंश में गिरावट आना शुरू हो गई थी। साथियों, यहाँ तक की बातें आपको स्पष्ट लगी होंगी और यहाँ तक आप मेरे हिसाब से सब कुछ समझ पाए होंगे। अभी मैंने कहा कि रजत, स्वर्ण और ताम्र प्रकार की मुद्राएं संचालित किया इसने। 14 प्रकार की मुद्राएं थी। मुद्राओं का वजन ज़्यादा था और उसमें
मिक्स पदार्थ लगे हुए थे। इसका मतलब हुआ कि समाज की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ रही थी। अब इसका पुत्र आएगा और वो शासन प्रशासन को संभालेगा। इस पूरे कार्यदायित्व को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे साथियों। अभी तक मुझे पूरा विश्वास है यहाँ तक का मामला आप समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब इसका पुत्र आएगा, आगे की गुप्त वंश की कहानी वो ले जाएगा और आपको ये कहानी मिलेगी इसके अगले एपिसोड में साथियों। एपिसोड नंबर 6 में गुप्त वंश पार्ट 6 में आप स्कंदगुप्त की कहानी को समझेंगे, जानेंगे और इससे जुड़ी हुई अन्य तमाम प्रकार की गुप्त वंश की वंशावली को और भी देखेंगे। आशा विश्वास आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हुआ साथियों। शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे नए एपिसोड में। आपका दिन शुभ हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।